हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। जैसे कि मैंने कहा था कि फ़िज़िक्स 10th क्लास की फ़िज़िक्स है, हिंदी मीडियम की फ़िज़िक्स है। इसको मैं 3 घंटे में यानी कि 6 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। मैं अपने वादे के हिसाब से दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। पहली वीडियो 30 मिनट के अप्रॉक्स की है। ये वीडियो मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। पहली लेसन नंबर 10 की है, ये लेसन नंबर 11 है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। वीडियो को लाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से वीडियो के बीच में गैप रहता है 2-3 दिन का। तो हम ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए लेसन नंबर 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार स्टार्ट करते हैं। ये लेसन नंबर 11 है। ये हमारा, जैसे कि लेसन का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये हमारी आँख से रिलेटेड सारा ही लेसन है। हमारी आँख पे डिपेंड करता है कि हमारी आँखों के बारे में बताता है। इसमें क्या है, आँखों की कमी क्या होती है, आँखों में क्या समस्या होती है, आँखों के अंदर क्या होता है, उसके बारे में ये लेसन है। इसका पहला पॉइंट है मानव नेत्र। पहला ये पॉइंट है हमारे लेसन का। अब बुक खोल के ओपन करके चेक कर सकते हैं। पहला लेसन पॉइंट है मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है, यानी कि हमारी आँख होती क्या है। आँख, ये हमारा नेत्र है, वो एक बहुत कीमती चीज़ होती है। हमारे जीवन का सबसे कीमती अंग, जो हमारी बॉडी का सबसे कीमती पार्ट होता है, वो आँख होती है। यदि हम आँख से हम देख सकते हैं तो सब कुछ। यदि आँख ही बेकार है तो हमको क्या हमें पता चलेगा क्या है सामने, क्या है, क्या कलर है, क्या, हमें कुछ नहीं पता चलने वाला है। तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, यानी कि हमारी ज्ञानेंद्रिय है, तो एक बहुत अत्यंत मूल्यवान है। यह हमें इस अद्भुत संसार और हमारे चारों ओर के रंगों को देखने का योग्य बनाता है। यानी कि हमारी आँख से हमें पता चलता है कि आसपास का कैसा रंग है और संसार कैसा है। जो मानव नेत्र है वो एक कैमरे की भांति कार्य करता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके मोबाइलों में, आपके वैसे भी नॉर्मली कैमरा होते हैं, तो एक कैमरे की भांति हमारी आँख है काम करती है। इसका लेंस एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर, इसका जो लेंस है वो एक, इसका जो हमारी आँख का लेंस है वो किसी भी वस्तु का ही प्रतिबिंब है, वो हमारी आँख के पीछे यानी रेटिना के पीछे पर्दे पर बनाता है, रेटिना के द्वारा पर्दे पर बनाता है। तो इसमें कहा है, इस लेंस का निकाय एक प्राय सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि इस जो लेंस है वो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झर्री से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। जो प्रकाश है वो हमारी आँख में एक लेंस से भी आगे एक पतली झर्री होती है, उससे प्रवेश करता है, और इस झर्री को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये हमारी जो झर्री होती है, जैसे कि चित्र में देखो यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे लेंस है, ये हमारी कॉर्निया है, स्वच्छ मंडल ये इससे आगे का पोर्शन है, ये आगे वाला पोर्शन ये स्वच्छ मंडल या कॉर्निया है। अच्छा, इसे कहते हैं, यह झर्री नेत्र गोलक के अग्रपृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। यानी कि नेत्र गोलक यानी कि हमारा लेंस है उसके ऊपर एक उभरा हुआ हिस्सा बनाती है। एक झुर्री से ही दिखाई देता है। यदि आप ध्यान से आँख को देखेंगे किसी की, क्योंकि अभी तो नहीं देख सकते, खैर दूसरे की किसी की भी आँख को देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि एक बीच में से उभरा हुआ है। वो उभार जो होता है वो इस नेत्र गोलक के आगे जो उभार होता है वो यही होता है, यानी कि कॉर्निया होता है। अच्छा, पारदर्शी उभार बनाता है। नेत्र गोलक की आकृति, ये नेत्र गोलक होता है, हमारा जो लेंस होता है, नेत्र गोलक है, उसकी जो आकृति है गोलाकार होती है, और इसका जो व्यास होता है, व्यास यानी गोले का एक व्यास होता है, किसी भी गोले का एक व्यास होता है निश्चित, तो व्यास होता है इसका 2.3 सेंटीमीटर, यानी कि 2.3 सेंटीमीटर इसका गोले का व्यास होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, कॉर्निया है जो हमारी है, इसके पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसको परितारिका कहते हैं। देखो ये हमारा आगे का पोर्शन पढ़ रहे थे हम, ये है परितारिका, यानी कि ये इसके बीच में यहाँ पे ये तीर लगा हुआ है, ये परितारिका है, दोनों साइड से ये परितारिका है। कहते हैं यह गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, यानी कि डायफ्राम होता है जिसमें हमारे क्या बोले नेत्र गोलक फंसता है। डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली का साइज आपने देखा होगा, एकदम कोई आश्चर्य वाली बात हो जाए तो एकदम पुतली का साइज हमारा बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, तो उसके साइज को ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली जो हमारी आँख नेत्र में प्रकाश जाएगा उसको कंट्रोल करती है। यदि एकदम से प्रकाश आगे आ जाए तो हमारी आँख एकदम से बंद हो जाती है, वो आँख बंद नहीं होती है, पुतली अपने प्रकाश को कंट्रोल करती है। तो पुतली प्रवेश मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिनेत्रक लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिनेत्रक लेंस होता है जो हमारे आँख के अंदर जो लेंस होता है वो हमारी लेंस किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि यहाँ पे पीछे रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा, इसका वास्तविक और उल्टा बनेगा। और जो बनाएगा कौन सा, अभिनेत्रक लेंस। ये लेंस जो है क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्रक लेंस, ये की बात है। ये हमारी आँख के बारे में, टोटल आँख के बारे में नॉलेज है। परितारिका क्या होती है, पुतली क्या होती है, इसी के अंदर छोटे छोटे पॉइंट है सारे, मैंने इसी के अंदर टोटल बता दिए हैं। रेटिना क्या है, कॉर्निया क्या है, नेत्रगोलक क्या है, परितारिका क्या है, पुतली क्या है, और अभिनेत्र लेंस क्या है, इसके सब के बारे में मैंने इसी पॉइंट टू पॉइंट एक एक लाइन की हेडिंग इसी के अंदर मैंने सारी दिखा दी है। यदि आपको कोई सी भी अलग से चाहिए तो उसी की स्टार्टिंग वाली लाइन को देख लेंगे, वहीं से पता चल जाएगा कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर अगला पॉइंट चलते हैं, समझन क्षमता।
समझन क्षमता क्या होती है? हमारी आँख की देखने की क्षमता होती है, उसको हम समझन क्षमता कहते हैं। ये क्या होता है? अभिनेत्र लेंस यानी हमारे आँख का जो लेंस है कि वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समझन क्षमता कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई कि अभिनेत्र लेंस जिस फोकस दूरी पे अपना फिर उसको प्रतिबिंब को, वस्तु को देखेगा, बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा, वो उसकी क्षमता होगी, वो समझन क्षमता कहलाएगी। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक सुस्पष्ट देखी जा सके, इस नेत्र का निकट बिंदु कहलाती है। निकट बिंदु के बारे में परिभाषा पूछने लगी, निकट बिंदु क्या होता है? तो निकट बिंदु वह होता है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक सुस्पष्ट दिखाई दे, नेत्र का निकट बिंदु यानी हमारी आँख जहाँ तक पास से पास रखी जो है दूरी, यानी आँख के पास हम पास लाते जाएँ और पास लाते जाएँ, जहाँ तक हमें स्पष्ट दिखाई देगा वो उसका न्यूनतम बिंदु होगा, निकटतम बिंदु भी कहेंगे इसको। और ऐसे ही दूर बिंदु है तो अनंत पे दूर से दूर, लास्ट में जहाँ तक हमें वस्तु दिखाई देगी, अनंत में पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, हमें ऐसे दिखाई देता है सामने कि हाँ आकाश, आसमान ज़मीन से मिल रहा है, तो वो जहाँ तक हमें न्यूनतम दूरी, हमारी अधिकतम दूरी होती है, जहाँ तक हम स्पष्ट देख सकते हैं कि हाँ यहाँ क्लियर है, स्पष्ट दूरी। ये नहीं कि हमें आकाश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो नहीं, जहाँ पे हमें स्पष्ट पहचान सकते हैं हम कि हाँ ये इस चीज़ का पेड़ है, यहाँ पे ये खड़ा है, यानी एक स्पष्ट दिखाई दे हमें प्रतिबिंब, जो स्पष्ट दूरी होती है उसको हम दूर बिंदु कहेंगे। यानी अधिकतम दूरी पर और सुस्पष्ट दिखाई दे वो हमारी दूर बिंदु होगा। न्यूनतम दूरी जो हमारी होती है मानव नेत्र के लिए, स्पष्ट मानव दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कोई क्वेश्चन आ जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, उसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। दृष्टि दोष और उनके संशोधन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला दृष्टि दोष है, पहले दृष्टि दोष के बारे में, दृष्टि दोष और उनके संशोधन। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समझन क्षमता खो सकते हैं। नेत्र कई बार हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, तो सोचते हैं कोई भी कमी हो सकती है, कंडीशन हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तु को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता। नेत्र में अपवर्तन दोष के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष हैं, यानी कि हमें दिखाई देना कम हो जाता है हमें, यानी कि उम्र के हिसाब से, जरूरी नहीं है कि आपको ही हो, मैं नहीं कह रहा हमें या आपको ही होगा। तो आँख में जैसे कि हमें पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है, तो उसके लिए भी ये दोष हैं, इसके आँख के हमारे दोष हैं, जिसको निवारण के लिए हम ज़्यादातर चश्मे का यूज करते हैं या फिर कुछ मेडिसिन वगैरह भी यूज करते हैं। तो ये दोष हैं, इस दोष के बारे में बताया गया है। दोष 3 प्रकार के दोष हैं यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और एक जरा दृष्टि दोष। ये 3 तरह के दोष बताए गए हैं। ज़्यादातर जो मोस्टली यूज होते हैं निकट और दूर दृष्टि दोष यूज होते हैं, फिर भी तीनों बताए गए, तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष से युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। इसमें परिभाषा को थोड़ा ध्यान से देखना है कि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु, निकट दृष्टि, इस दोष से दोष युक्त व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, यानी पास की वस्तु तो दिखाई देती है, पर दूर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ध्यान देने वाली बात है, इसमें इसकी लैंग्वेज के हिसाब से उल्टी डेफिनेशन बनती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर हो जाता है, अनंत पर न होकर नेत्र के पास हो जाता है, यानी दूर बिंदु अनंत पे ना होकर नेत्र के पास हो जाता है, तो हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज होता है। अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस भी कह सकते हैं इसको। दूसरा पॉइंट है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष कह सकते हैं इसको। दीर्घ दृष्टि दोष, इस दोष से युक्त व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि जैसे मैंने बताया इनकी परिभाषा के हिसाब से इनकी डेफिनेशन उल्टी है। निकट वाले को तो निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। दूर वाले को दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे दोष से युक्त व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, पर पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु, जो पास वाला बिंदु है, वो सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है। यानी जैसे पास था 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो 25 सेंटीमीटर ना होकर 30, 35 या 40 सेंटीमीटर हो जाता है। कई बार देखा होगा आपने, कई बुजुर्ग लोग होते हैं या तो अखबार को बिल्कुल आँख के पास रख के पढ़ेंगे, तो उनका जो कमी होती है वो निकट दृष्टि दोष होता है। बिल्कुल आँख के पास ले आएंगे, बिना चश्मा के पढ़ लेंगे फिर भी। और कई बड़े बूढ़े ऐसे भी होते हैं कि अखबार को यदि पास रखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, वो दूर से दूर, काफ़ी दूर कर लेंगे, तो अखबार को एकदम क्लियर पढ़ लेंगे। यदि पास रखें तो उनको दिखाई नहीं देता है, तो वो होता है दूर दृष्टि दोष की कंडीशन में आता है। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का मतलब है कि एक धुंधला दिखाई देना, उम्र के हिसाब से कम दिखाई देना, तो वो जरा दृष्टि दोष की कंडीशन में आता है। आयु में वृद्ध होने के साथ साथ मानव नेत्र की समझन क्षमता घट जाती है, यानी कि हमारी आँख के देखने की क्षमता है जो घट जाती है, कम हो जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं, यानी कि निकट बिंदु है वो दूर हट जाता है, यानी कि पास ना होकर थोड़ा दूर रख के पढ़ना पड़ता है उनको। कभी कभी व्यक्ति को दोनों ही प्रकार के दोष हो जाते हैं, यानी कि निकट और दृष्टि दोनों, निकट और दूर दोनों दोष हो जाते हैं कई बार।
तो ऐसे व्यक्ति को वस्तुओं की को स्पष्ट देखने के लिए द्विफोकस लेंस, यानी कि देखा होगा आपने कई लोगों के चश्मों का जो शीशा होता है बहुत मोटा होता है, उसमें डबल लेंस लगा होता है, उसकी वजह से मोटा हो जाता है। तो उनके लेंस उनको यानी कि डबल उनका दोष है, दृष्टि दोष वो डबल है, उनकी आँखों में प्रॉब्लम है, वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हैं। इस वजह से उनके लेंस थोड़े मोटे होते हैं, क्योंकि लेंस में डबल लेंस लगा होता है। तो द्विफोकस लेंस की आवश्यकता होती है। आजकल स्पर्श यानी कि आपने सुना होगा कॉन्टैक्ट लेंस, चश्मा लगा के एक आँख के अंदर ही कॉन्टैक्ट लेंस लग जाता है, उस दोष से भी इसको संशोधित यानी कि समाधान किया जाता है। ज़्यादातर जो थोड़े महंगे आते हैं वो, और बहुत यूज करने लगे हैं आज की डेट में, तो वो कॉन्टैक्ट लेंस होता है। कॉन्टैक्ट लेंस का यूज भी बहुत हो रहा है आजकल। नेक्स्ट चलते हैं हम अगला पॉइंट है हमारा, आँख से रिलेटेड पॉइंट हमारे खत्म हुए। अब हमारा आता है प्रकाश से रिलेटेड प्रिज्म का पॉइंट है पहला अगला, यानी कि ये है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। परावर्तन या प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाती है, परावर्तन होता है। अपवर्तन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे भी हमारा अपवर्तन है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रिज्म से प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी कि पहले वायु से कांच में गई और कांच से फिर वापस वायु में आई, तो इसका अपवर्तन हो रहा है। तो प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे है क्या। अपवर्तन तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, हालांकि इसमें प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। इसमें जो हमारा प्रिज्म होता है इसमें 2 तो त्रिभुज होते हैं दोनों साइड आमने सामने, और 3 इसमें आयताकार होते हैं, इस टॉप पे यानी कि इस साइड और नीचे साइड और खड़ी साइड, यानी कि इसमें प्रिज्म होता है जो वो हमारा एक ट्रायंगुलर बॉक्स की तरह होता है। ट्रायंगुलर बॉक्स बना लो जैसे, तो उसमें आमने सामने तो ट्रायंगल होगा, त्रिभुज होगा, और 3 साइड उसमें आयत होगा एक, तो 3 आयत होते हैं इसमें, 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं, एक दूसरे को ये कुछ एंगल बना के झुके होते हैं। इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ये 2 पार्श्व कोण यानी वो हैं फलक हैं, यानी 2 भुजाएं हैं, इनके बीच के कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण को ए से प्रदर्शित करें, बड़ी ए से। इसमें सब कुछ दिखाया गया है चित्र में। ये आपतित किरण है, ये परावर्तन के बाद आपतन के बाद परावर्तित किरण है। इसमें PE आपतित किरण हो गई, EF इसमें देखो E एरा और F एरा ये किरण है, ये वाली, ये अपवर्तित किरण है। FS निर्गत किरण है, यानी कि निकल गई, प्रकाश निकल गया। ये कोण A प्रिज्म कोण है, कोण I आपतन कोण है, कोण I ये रहा यहाँ पे, और एंगल यानी कोण R अपवर्तन कोण है, R ये रहा नीचे, अपवर्तन कोण हो गया। E निर्गत कोण हो गया, ये निकल रहा है जहाँ प्रकाश वो निर्गत कोण बन रहा है E। और D इसमें मोस्टली यूज होता है विचलन कोण, D है इसमें विचलन कोण, जिस माध्यम से प्रकाश जाना था उस माध्यम से उससे जितना विचलन हो गया होगा वही उसका विचलन कोण होगा। नेक्स्ट है प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण। इसकी जो आकृति है एक अलग तरीके का आकृति है, आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में से एक कोण बनाती है। निर्गत किरण है, निर्गत किरण कौन सी बताई थी, FS यानी कि निकलने वाली किरण है। ये आपतित किरण ये वाली है, से एक विशेष कोण बनाती है। एक देखो निर्गत किरण और ये आपका आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों आपस में एक कोण बनाएंगी ये। तो ये कोण क्या होगा, इस कोण को विचलन कोण कहते हैं, इसे D से प्रदर्शित करते हैं। विचलन कोण कई बार पूछ लेता है, विचलन कोण क्या होता है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण जो एक दूसरे से कोण बनाती हैं वो विचलन कोण होता है। अगला पॉइंट, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। कांच के प्रिज्म यानी कि कांच का प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण आपने देखा होगा नॉर्मली, बारिश के बाद में कई बार रेनबो बनता है, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष जो बनता है वो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है, यानी कि एक प्रिज्म की भांति बारिश की बूंदें होती है, प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं, और जब सूर्य का प्रकाश उन बूंदों से निकल के जाता है तो वो एक वर्ण विक्षेपण बनाता है, यानी कि आपका रेनबो बनाता है, इंद्रधनुष बनाता है। तो जो हमारी बूंदें होती हैं वो एक प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं, प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। ऐसे ही हमारा प्रिज्म पे श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती हैं। प्रिज्म आपतित श्वेत प्रकाश के रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है, यानी अयोध प्रकाश से श्वेत प्रकाश यानी सूर्य किरण डाली जाएंगी तो उसको अलग अलग 7 रंगों में विभक्त कर देगा। इन रंगीन पट्टियों को पर्दे पर देखने पर वर्णों का क्रम कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जैसे कि सबसे नीचे स्टार्टिंग नीचे से स्टार्ट होता है, नीचे से बैंगनी, फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, और इसको ये बोलते हैं विवग्योर, VIVGYOR, विवग्योर यानी कि V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। ये आपके 7 रंगों को विभक्त करता है विवग्योर। और चित्र में दिखाऊंगा मैं आपको आगे कि विवग्योर कैसे बनता है। आगे प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी कि ये 7 रंग का बैंड बन रहा है, यानी कि विवग्योर बन रहा है, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तथा प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी कि 7 रंगों में विभक्त हो रही हैं, 7 रंगों का बंडल बन रहा है, आगे प्रिज्म से आगे बंडल बन रहा है, उसको तो कहेंगे हम स्पेक्ट्रम, और जो अलग अलग बट रही हैं उसको कहेंगे हम विक्षेपण। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के
विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं, यानी कि हर किसी का एंगल अलग अलग होता है, तभी ये दिखाई देते हैं, अलग अलग झुकते हैं। लाल रंग का प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक। बैंगनी रंग का ये कोण होता है वो सबसे बड़ा होता है और लाल रंग का कोण ये होता है सबसे कम होता है। इसलिए प्रत्येक वर्ग की किरणें अलग अलग पथ के अनुदिश निर्गत दिखाई देती हैं, यानी हर किसी रंग की किरणें जो हैं वो अलग अलग रास्ते पर जाती हुई दिखाई देंगी। हम अब इसके बारे में बताएंगे हम कैसे कैसे। ये देखिए, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या है, देखो श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो अलग अलग 7 रंगों में बढ़ जाता है, यानी कि ये देखिए 7 रंगों। सबसे नीचे होता है वो वायलेट होता है, यानी कि बैंगनी। फिर उससे ऊपर इंडिगो यानी कि जामुनी, बी फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरह से आपका रेनबो बनता है, यानी कि जब सूर्य किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। जो 7 रंगों में विभक्त होती हैं तो इस विभक्त को कहते हैं वर्ण विक्षेपण, और जो 7 रंगों का बंडल होता है, 7 रंग आए के निकलते हैं, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। और जो इसका एक क्रम होता है वो विवग्योर कहलाता है, विवग्योर। ये कांच का प्रिज्म है। अगला पॉइंट इतना ही है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, प्रिज्म से सारा क्लियर हो जाता है, सारी डेफिनेशन इसी से क्लियर होती है। जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। ये 7 रंगों में विभक्त होना होता है वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और जो ये 7 रंगों में विभक्त 7 रंगों का जो क्रम होता है ये स्पेक्ट्रम कहलाता है, और इस क्रम को हम विवग्योर कहते हैं। और इसके अलग अलग रंग बना देंगे, 7 रंग कौन कौन से। नेक्स्ट है वायुमंडलीय अपवर्तनांक। वायुमंडल के द्वारा जो अपवर्तन होता है वो कैसे होता है, क्या होता है। वायुमंडल के अपवर्तन के द्वारा आपने कई इसके एग्जाम्पल भी आप नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, ये वायुमंडल के अपवर्तनांक का ही कारण है। और सूर्य उदय और सूर्य अस्त का भी एक एग्जाम्पल है। जैसे आप सूर्य को सुबह को देखते हैं तो हमें सूर्य सुबह को उदय होने से पहले दिखाई देने लगता है लाल लाल, और उसके बाद भी सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद भी हमें दिखाई देता रहता है, वही वायुमंडल के अपवर्तन का कारण है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम, वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है इसके बारे में। नंबर पहला पॉइंट है तारों का टिमटिमाना। क्वेश्चन होता है कि तारों का टिमटिमाना कौन सा नियम के अकॉर्डिंग होता है, तो अपवर्तन, वायुमंडल के अपवर्तन के नियम के अकॉर्डिंग होता है। क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही, ये तारों का प्रकाश होता है वो वायुमंडल से अपवर्तन करके के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तारे बहुत दूर होने के कारण, तारे हमसे बहुत दूर हैं, उसकी वजह से हमें होने के कारण तारों से आने वाले प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा आपका प्रकाश का रास्ता। अतः तारों की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है, यानी कि हमें दिखाई दे रहा है, रियल में चेंज नहीं होती है, अगर रियल में हमें चेंज होगी नहीं, रियल में चेंज नहीं होती। आभास यानी हमें आभास होता है कि हाँ तारा कभी इधर है कभी इधर है, यानी कि कभी दिखाई दे रहा है कभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आभासी स्थिति विचलित होती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी कोई धुंधला, जो टिमटिमाहट का प्रभाव है। टिमटिमाहट किस वजह से दिखाई देती है, प्रकाश के यानी वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। दूसरा पॉइंट है अग्रिम सूर्योदय, यानी कि सूर्योदय का पहले होना, और विलंब सूर्यास्त होने के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देना, ये भी एक वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। वायुमंडल के अपवर्तन के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय तथा आभासी में 2 मिनट का अंतर दिखाई देता है, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त में 2 मिनट का हमें फर्क दिखाई देता है। सूर्य उदय होगा उससे भी 2 मिनट पहले हमें दिखाई देने लगेगा, और अस्त होगा उसके 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देगा, 2 मिनट का अंतर दिखाई देता है। इसलिए इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है, यानी कि सूर्य के चारों ओर हमें एक सूर्य का जो आकार है हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, चक्रिका पेटी, यानी कि उसकी जो एरिया है वो बड़ा दिखाई देता है। अगला पॉइंट है प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण क्या है, ये भी हमारा पॉइंट अच्छा है। प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं देखने को मिलती हैं। प्रकाश और वस्तुओं के बीच में एक अन्योन्य क्रिया होती है, उसकी वजह से हमें बहुत सारी आश्चर्यजनक घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि पहला पॉइंट टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। टिंडल प्रभाव का मैं आपको एक ओरली एग्जांपल दे दूं पहले इससे अलग, कि आपने देखा होगा कई बार अंधेरे कमरे में एक किसी छोटे से छिद्र से लाइट आती दिखाई देती है, तो उसमें हमें धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये धूल कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं प्रकाश के कारण, ये एक टिंडल प्रभाव के अंदर ही आता है। वो इसमें दिखाया है इसने, देखो जिसने कहा है पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। ये वायुमंडल है, इसमें बहुत सारे कण हैं, बहुत सारी वायु हैं, बहुत सारी गैसें हैं, और वो सबसे मिलकर बना होता है। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कण से टकराता है, यानी कि हमें जो प्रकाश की किरणें वो किसी कण से टकराती हैं
तो उससे किरणपुंज का मार्ग दिखने लगता है। जब उससे दिखाएंगी तो हमें किरणपुंज, पहले तो हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, फिर हमें दिखाई देने लगता है कि हाँ इधर से इतने एरिया से हो गई प्रकाश आ रहा है। यही मैंने बताया है कि बंद कमरे में देखें तो प्रकाश हमें दिखाई देगा इतने ही चौड़े एरिया में, एक मोखले से आ रहा है यानी एक छिद्र से आ रहा है, तो वो हमें दिखाई देगा इतने ही छिद्र से आ रहा है, तो उसका मार्ग हमें दिखाई दे लगता है। कोलाइड कणों द्वारा, यानी कि इनकी जो कण हैं इनको कोलाइड कण कहेंगे, जिससे प्रकाश किरण टकरा रही हैं उसको कोलाइड कण कहेंगे। कोलाइड कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना, यानी कि इन कणों से प्रकाश के टकराने की जो घटना है उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये इससे टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। तो अगला पॉइंट चलते हैं। पॉइंट आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड पॉइंट नहीं है। दूसरा पॉइंट इसका आपका लास्ट पॉइंट था हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका अगला पॉइंट है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, यानी आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है हमें स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसका रीज़न ये है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, यानी सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, नीला रंग हमारा यानी फैल जाता है और लाल रंग हमारा सीधा निकल जाता है। क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, नीले रंग की तरंगदैर्ध्य की तुलना में 1.8 गुने लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है, यानी कि लाल रंग सीधा निकल जाता है, नीला रंग हमारा विक्षेपित हो जाता है, इधर उधर दिखाई, तभी हमें नीला रंग दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला है उसी वजह से दिखाई देता है कि कणों से ये नीला रंग टकरा के विक्षेपित हो जाता है, यानी फैल जाता है। अच्छा, अतः नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, यानी कि नीले रंग का जो स्पीड है वो कम होती है, यानी कि तरंगदैर्ध्य कहते हैं उसको, इस बहुत कम होती है, इस वजह से वो फैल जाता है। प्रकीर्णन हुआ नीला रंग हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, या प्रकीर्णित हो गया, वो लाल तो निकल गया सीधा, और ये प्रकीर्णन हो गया नीला रंग, वो हमारी आंखों में पड़ता है तो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या, और ये तो नीले रंग के लिए हो गया, तो नीले रंग का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए नीला रंग दिखाई देता है। इसमें एक पॉइंट होता है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है, यानी अधिक ऊंचाई पर, यानी कि जैसे कि अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाने पर हमें जो बीच का एरिया है वो काला दिखाई देगा। वो काला इसी वजह से दिखाई देता है कि वहाँ पे हमारा वायुमंडल खत्म हो जाता है, वायुमंडल खत्म हो गया तो ये रंगों का प्रकीर्णन खत्म हो गया, रंगों का प्रकीर्णन खत्म हो गया तो हमें सब काला ही दिखाई देगा, तो काला प्रतीत होता है, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं हो पाता है, यानी कि ये प्रकाश का प्रकीर्णन है वो क्लियर नहीं होता है, इस वजह से हमें सब कुछ काला दिखाई देता है। तो ऐसा पूछ लेते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों को बीच में काला दिखाई देता है, वायुमंडल काला क्यों दिखाई देता है, हमें नीला क्यों दिखाई देता है। तो हमें वायुमंडल के प्रभाव के कारण नीले रंग की किरणें होती हैं वो किरणों से, छोटे छोटे कणों से टकरा कर विक्षेपित हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें नीला रंग दिखाई देता है। और जब अंतरिक्ष में जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो वहाँ पे वायुमंडल का प्रभाव खत्म हो जाता है, वायुमंडल की प्रकीर्णन नहीं होता है, प्रकीर्णन नहीं होगा तो हमें सब कुछ काला ही दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। आपने देखा होगा सूर्य सुबह को निकलता है तो सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, ऐसे ही शाम को सूर्यास्त हो जाता है तब भी सूर्य का रंग हमें लाल दिखाई देता है। उसका रीजन भी यही है, प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है, यानी कि हमारे क्षितिज का मतलब है कि हमारे सिरे के पास होता है, पृथ्वी के दूसरे सिरे के पास होता है। अच्छा, क्षितिज के पास होता है। सूर्य से निकलने वाली किरणों को वायुमंडल के एक बड़े हिस्से की यात्रा करनी पड़ती है, यानी कि बिल्कुल दूसरे सिरे पे पहुंच गया, इधर से ऊपर से होते हुए पार निकल गया, दूसरे हिस्से पहुंच गया, यानी कि ऐसे है तो यहाँ से होके इसके ऊपर से होके इस सिरे पे पहुंच गया। जब यहाँ से हमारी प्रकाश की किरण जाएंगी तो बहुत दूर की दूरी उसको तय करनी पड़ेगी, बहुत दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो बहुत अधिक होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य हमें बहुत दूर तक दिखाई देता है, और नीले रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो बहुत कम होता है। तो नीले रंग की तुलना में लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होने के कारण नीला रंग प्रकीर्णित हो जाता है, पर लाल रंग प्रकीर्णित नहीं होता है, लाल रंग सीधा हमारी आँख से टकराता है और हमें सूर्यास्त सूर्योदय का समय सूर्य का रंग हमें लाल दिखाई देता है। तो इसका सीधा बात है, ये सूर्य हमारे पृथ्वी के क्षितिज पे दूसरी साइड में होगा, तो वहाँ से हमारी सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं वो आएंगी, तो लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है, जिसकी वजह से लाल रंग की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और लाल रंग सीधा निकल जाता है, लाल रंग हमारी आंखों के पास आता है, और जो और कलर हैं वो विक्षेपित होकर इधर उधर निकल जाते हैं, तो वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, केवल हमें लाल रंग ही दिखाई देता है। इसलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। लेसन हमारा कंप्लीट हो गया और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।